हेलो फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज हम इसके ऊपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट से रिलेटेड असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बायोलॉजी की नीट और जो भी अदर कंपटीशन होते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस का तो आपको असर्शन और रीजन में पता ही है। फर्स्ट जो ए को हम जब टिक करते हैं तो असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होते हैं और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। नंबर 2 पे हम जैसे बी को मार्क करते हैं तो असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू होते हैं, बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। थर्ड नंबर पे हम सी को जब टिक करते हैं तो उसमें असर्शन ट्रू होता है और रीजन है वो फॉल्स होता है। नंबर 4 पे असर्शन और रीजन दोनों ही जब फॉल्स होते हैं तो हम डी को मार्क करते हैं। अब हम चलते हैं सीधे ही क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इन एपोमिक्सिस द प्लांट ऑफ न्यू जेनेटिक सीक्वेंस आर प्रोड्यूस्ड। एपोमिक्सिस में नई जेनेटिक वेरिएंट्स है ना वो मतलब प्रोड्यूस होते हैं। इन एपोमिक्सिस टू इंडिविजुअल ऑफ सेम जेनेटिक सीक्वेंस मीट। एपोमिक्सिस के अंदर दो जो सीक्वेंस हैं वो इंडिविजुअल की वो सेम जेनेटिक सीक्वेंस है वो ही मिलती हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होती है? तो एपोमिक्सिस एक रिप्रोडक्शन का ऐसा फेज होता है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीधे एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो सेक होता है एंजियोस्पर्म के अंदर, उसमें कभी कभी माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन में डिफरेंशिएशन का नहीं पता चलता, मतलब उसमें माइटिक और मियोटिक डिवीजन है वो नहीं हो पाती और सीधे जो एग सेल होती है डिप्लॉयड उससे ही बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बन जाता है। और ऐसा एम्ब्रियो होता है वो प्लांट्स जो पेरेंट सेल होती है ना उसके जैसा सिमिलियर ही होता है जेनेटिक और फिजिकली। तो वो एक तरह से उसका पेरेंट सेल का क्लोन ही हो जाता है। तो एपोमिक्सिस के अंदर जो भी प्लांट होता है वो जेनेटिक सीक्वेंस है वो नई नहीं बनती है, उसके अंदर सेम पेरेंट की जो जेनेटिक सीक्वेंस होती है वैसी बनती है। और जो दो उसमें इंडिविजुअल हैं वो सेम जेनेटिक के सीक्वेंस के मीट नहीं होते हैं, सीधे एम्ब्रियो की एग सेल, एम्ब्रियो सेक की एग सेल से ही एम्ब्रियो बन जाता है। तो इसमें असर्शन और रीजन दोनों ही इनकरेक्ट हैं। इसमें जेनेटिक सीक्वेंस है वो नई नहीं मिलती है और इसमें सेम जेनेटिक सीक्वेंस मीट भी नहीं होती है। इसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है और नई जेनेटिक सीक्वेंस भी नहीं बन पाती है। तो एपोमिक्सिस जो होता है वो बिना फर्टिलाइजेशन के सीधे एग सेल से बनता है और उससे जो प्रोजेनी होती है वो क्लोन के जैसी होती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा डी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। नेक्स्ट चलते हैं हम बच्चों सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। द मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगो माइटोसिस टू प्रोड्यूस 4 मेगा स्पोर्स। मेगा स्पोर जो मदर सेल होती है, जो एंजियोस्पर्म के अंदर मेगा स्पोर एंजियम से जब मेगा स्पोर मदर सेल होती है वो मेगा स्पोर बनाती है तो वो माइटोसिस डिवीजन करती है। असर्शन तो ये दे रखा है, रीजन इसमें दे रखा है मेगा स्पोर मदर सेल्स एंड द मेगा स्पोर्स आर बोथ हैप्लॉइड। मेगा स्पोर मदर सेल और मेगा स्पोर दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं। तो मेगा स्पोर जो मदर सेल होती है वो बच्चों मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान मियोसिस रिड्यूस डिवीजन के अंदर, रिडक्शन डिवीजन के अंदर जाती है, यानी कि उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है और उसके बाद में उससे 1 तो फंक्शनल मेगास्पोर बनता है और उसके अंदर 3 मेगास्पोर जो सेल्स होती हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं, वहीं पे वो नष्ट हो जाती हैं। मेगास्पोर मदर सेल और मेगास्पोर आर बोथ हैप्लॉइड। मेगा स्पोर मदर सेल होती है वो तो डिप्लॉइड होती है और जो मेगा स्पोर होता है वो हैप्लॉइड होता है। तो इसमें भी करेक्ट ऑप्शन असर्शन और रीजन बोथ आर इनकरेक्ट। मेगा स्पोर मदर सेल है वो मियोसिस से एक फंक्शनल मेगा स्पोर बनाती है और 3 होते हैं वो डिजनरेट होते हैं। तो मेगा स्पोर मदर सेल है वो डिप्लॉइड होती है और उससे बनने वाला फंक्शनल मेगा स्पोर हैप्लॉइड होता है। तो इसमें दोनों ही हैप्लॉइड नहीं होते हैं, तो असर्शन और रीजन दोनों ही इनकरेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर।
द टू कोटिलिडन्स इन सीड आर द एम्ब्रियोनिक लीव्स. द एम्ब्रियो contain रेडिकल एंड प्लूम्यूल. तो दो कोटिलिडन्स होते हैं सीड के अंदर, वो एम्ब्रियोनिक लीव्स हम उसको बोल सकते हैं बॉटनिकल लैंग्वेज में. द एम्ब्रियो contains रेडिकल एंड प्लूम्यूल. तो जो एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो होता है उसके अंदर तीनों ही पार्ट प्रेजेंट होते हैं. रेडिकल भी होता है, प्लूम्यूल भी होता है और कोटिलिडन्स भी होते हैं. कोटिलिडन्स में इनके लिए फूड स्टोर रहता है. जब वो रीजनरेट होता है ना, उसका सीड होता है, सीड के अंदर सीड के तीनों ही पार्ट होते हैं ये, कोटिलिडन, प्लूम्यूल और रेडिकल. तो जब वो बीज अंकुरित होता है, सीड जर्मिनेशन करता है, तो उसमें प्लूम्यूल और रेडिकल दोनों ही स्ट्रक्चर बनती है एम्ब्रियो से. तो प्लूम्यूल होता है वो तो इसका स्टेम बनाता है और रेडिकल होता है वो इसकी जड़ बनाता है. और कोटिलिडन में इसका फूड स्टोर रहता है. तो इसमें दे रखा है, असर्शन दे रखा है कि एम्ब्रियोनिक लीव्स होती हैं और एम्ब्रियो contain रेडिकल और प्लूम्यूल. तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, बट जो रीजन है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का. दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं बट ऑप्शन नंबर बी रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर. इंसेक्ट विजिट फ्लावर टू गैदर हनी. अट्रैक्शन, इसका रीजन दे रखा है अट्रैक्शन ऑफ फ्लावर्स प्रिवेंट्स द इंसेक्ट फ्रॉम डैमेजिंग अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो इसमें दे रखा कि इंसेक्ट हैं वो फ्लावर को हनी के लिए विजिट करते हैं. जो भी कीट पतंगे होते हैं, मक्खियाँ होती हैं, भंवरे होते हैं, जो भी बीज बीज होते हैं, वो हनी के लिए प्लांट्स के फ्लावर को विजिट करती हैं. तो इसमें बच्चों ओनली हनी के लिए ही विजिट नहीं करती, वहाँ पे वो रहती भी हैं बहुत सारे जो भी इंसेक्ट होते हैं, वो बहुत सारे. सबसे ज़्यादा एनिमल्स के अंदर सबसे ज़्यादा ऑर्थोपोडा यानी इंसेक्ट ही अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं. तो अपने रेजिडेंस के लिए, खाने के लिए और वो उनके जो पेटल्स होते हैं उनसे अट्रैक्ट भी होते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए वो प्लांट्स के फ्लावर्स को विजिट करते हैं. तो इसमें दे रखा है कि एक ओनली हनी के लिए वहाँ पे विजिट नहीं करते हैं वो, हनी तो बाद में बनाते हैं, वो तो नेक्टर कलेक्ट करते हैं वहाँ से. तो ये असर्शन है, ये फॉल्स हो गया. अब रीजन दे रखा है इसमें अट्रैक्शन ऑफ फ्लावर प्रिवेंट द इंसेक्ट फ्रॉम डैमेजिंग अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. तो जैसे वो फ्लावर से अट्रैक्ट हो जाते हैं इंसेक्ट्स, तो वो अदर पार्ट्स होते हैं उन प्लांट के, उनको डैमेज नहीं करते. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जो फ्लावर्स से नेक्टर भी लेते हैं और प्लांट्स की लीव्स को भी खाते हैं. और वहाँ पे उनके बहुत सारे रीजन होते हैं, उनमें अंडे भी देते हैं. तो ये दूसरे पार्ट्स को डैमेज नहीं करेंगे, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है अट्रैक्शन फ्लावर्स की अट्रैक्शन की. तो इंसेक्ट हैं वो फ्लावर्स ओनली हनी के लिए प्लांट को विजिट नहीं करते हैं और वो प्लांट्स के अदर पार्ट्स को भी डैमेज करते हैं. तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट एंड द ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर आंसर क्वेश्चन नंबर 4. अब नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर. मैनी प्लांट्स आर प्रोपागेटेड वेजिटेटिवली इवन दो द बियर सीड्स. और इसका रीजन दे रखा पोटैटो मल्टीप्लाई बाय ट्यूबर्स एंड एप्पल बाय कटिंग. तो इसमें असर्शन दे रखा है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जिनमें सीड भी पाया जाता है और वो वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड भी होते हैं, मतलब वो कायिक जनन भी करते हैं और उनमें बीज भी प्रेजेंट होता है. तो असर्शन इज करेक्ट. बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर बीज पाए जाते हैं बट वो वेजिटेटिवली भी ग्रो करते हैं, उनके कोई भी अन्य प्लांट पार्ट होते हैं उनसे हम उनको ग्रो कर सकते हैं. पोटैटो मल्टीप्लाई बाय ट्यूबर्स एंड एप्पल बाय कटिंग. पोटैटो वो ट्यूबर के यानी उनमें जो आलू की जो आंखें पाई जाती हैं हम उनके पार्ट करके उगा देते हैं, तब आलू उग जाते हैं उनसे. और एप्पल बाय स्टेम कटिंग, एप्पल का भी हम कलम रोपण करके और उनको उगा सकते हैं.
तो इसमें असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। इसमें असर्शन का जो रीजन है वो करेक्ट नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं किया है इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा 5 के क्वेश्चन का। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय सब्सिक्वेंट न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट वॉल फॉर्मेशन। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है वो सीधे ही न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बनता है, जिसमें वॉल फॉर्मेशन नहीं पाया जाता। और इसका रीजन दे रखा है कोकोनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच एंडोस्पर्म। कोकोनेट एक ऐसे एंडोस्पर्म का ही एग्जाम्पल है वेयर द एंडोस्पर्म रिमेन्स न्यूक्लियर थ्रू आउट द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट। तो उसमें दे रखा कि एंडोस्पर्म है वो बाद में जब फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है उसके बाद भी ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बचा रहता है। तो ये कई बार क्या कि जब न्यूक्लियर डिवीजन होता है एंडोस्पर्म के अंदर, तो कई बार उनके अंदर वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जैसे बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं और उनके बाहर एक मुक्त केंद्र की विभाजन होता है, तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म के बाहर सेल वॉल फॉर्म नहीं कर पाती है। तो ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण होता है कि मतलब जो हम नारियल का पानी पीते हैं तो वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का ही एग्जाम्पल है। तो धीरे धीरे जैसे फ्रूट का इसमें डेवलपमेंट होता है, जैसे ही फ्रूट का डेवलपमेंट होता है तो वो जो उसका पानी होता है नारियल का, वो धीरे धीरे वाइट पार्ट में हार्डनिंग हो जाती है, उसमें तो सेल वॉल बन जाती है। तो इसमें असर्शन है वो तो ट्रू दे रखा है कि मतलब वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, उसमें वॉल नहीं बनती। लेकिन जो इसका रीजन है वो गलत दे रखा है कि जैसे जैसे फ्रूट है वो डेवलप हो जाएगा तो भी एंडोस्पर्म बचा रहेगा, नहीं उसमें एंडोस्पर्म अब्जॉर्ब हो जाता है और सेल वॉल बन जाने की वजह से वो वाइट पार्ट हार्ड हो जाता है। अब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। प्रोटोएंड्री एंड द प्रोटोगाइनी इंश्योर क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इसका रीजन दे रखा क्रॉस फर्टिलाइजेशन इंट्रोड्यूसेस वेरिएशन इन द प्रोजेनीज। प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी एक टर्म्स होती हैं जो कि लोअर एनिमल्स और लोअर प्लांट्स दोनों में ही पाई जाती है। प्रोटोएंड्री यानी इसका मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो जल्दी मैच्योर हो जाता है, और प्रोटोगाइनी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट और एनिमल का वो जल्दी मैच्योर हो जाता है। तो इंश्योर क्रॉस फर्टिलाइजेशन, जो हर्मेफ्रोडाइट जो भी एनिमल और प्लांट होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन जब होता है जब उसमें प्रोटोएंड्री या प्रोटोगाइनी जब दोनों साथ में मैच्योर नहीं हो पाते हैं ना, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, उनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है वो इंट्रोड्यूस वेरिएशन इन द प्रोजेनीज। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है वो प्रोजेनी में वेरिएशन को इंट्रोड्यूस करवाता है, यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन जिसमें दो जेनेटिक टाइप के प्लांट्स या एनिमल्स है ना उनमें फर्टिलाइजेशन होता है जिनके जीन अलग अलग पाए जाते हैं, तो वो एक नई इंडिविजुअल इंट्रोड्यूस करवाता है नई ही जेनेटिक वेरिएशन की तरफ। तो इसमें प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन को तो इंश्योर करते हैं, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन है वो तो उसमें प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी के लिए इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन का वैसे कोई रोल नहीं बता रखा। तो इसमें असर्शन तो ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी 7 के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी सही होगा। assertion and reason both are true but the reason is not correct explanation of the assertion। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट हम 8 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। इसका assertion यानी कथन दे रखा है पोलन मदर सेल्स आर द फर्स्ट मेल गेमेटोफाइट मदर सेल, और इसका रीजन दे रखा है ईच पोलन मदर सेल गिव राइज टू 2 पोलन्स। प्रत्येक जो भी पोलन मदर सेल होती है ईच पोलन सेल वो 2 पोलन्स बनाती है। तो इसमें असर्शन के अंदर पोलन जो मदर सेल है वो फर्स्ट मेल गेमेटोफाइट नहीं होता है, वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होती है ना वो पहले
माइक्रोस्पोर मदर सेल में डिवाइड होती है, दोनों ही ये डिप्लॉयड होती हैं। और फिर प्राइमरी मदर सेल है वो मियोसिस करके 4 फंक्शनल मेगा स्पोर बनाती, माइक्रोस्पोर बनाती हैं, जो कि पोलन होते हैं। और वो पोलन होते हैं वो ही फर्स्ट मेल गेमिटोफाइट होता है। फर्स्ट मेल गेमिटोफाइट क्या होता है? पोलन। और पोलन होता है वो पोलन मदर सेल के मियोसिस डिवीजन से 4 बनते हैं, ना कि 2 बनते हैं। तो इसमें असर्शन भी है, वो भी करेक्ट नहीं है, और रीजन है वो भी करेक्ट नहीं है। पोलन मदर सेल फर्स्ट मेल गेमिटोफाइट नहीं होता है। पोलन्स होते हैं ना जो माइक्रोस्पोर, वो होते हैं फर्स्ट मेल गेमिटोफाइट। और ये 2 नहीं बनते हैं, 4 बनते हैं ये पोलन मदर सेल से। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। 8 नंबर में ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हम 9 क्वेश्चन के ऊपर। कोमेलिना शोज क्लिस्टोगेमी, दीज रिड्यूस चांस ऑफ इनब्रीडिंग। कोमेलिना एक प्लांट होता है, कोमेलिना और ऑक्जेलिस 2 प्लांट होते हैं। हम एनसीईआरटी के अंदर पढ़ते हैं कि ऑक्जेलिस और कोमेलिना 2 प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें दोनों टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं। इसमें पॉलिनेशन में बताया गया है ये टॉपिक। तो इसमें चेजमोगेमस फ्लावर्स भी पाए जाते हैं और क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। चेजमोगेमस ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कि मैच्योर होने के बाद में खुल जाते हैं, और क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो मैच्योर होने के बाद में फ्लावर्स हैं वो बंद ही रहते हैं, हमेशा खुलते नहीं है। तो कोमेलिना शोज क्लिस्टोगेमी, तो ये तो असर्शन करेक्ट है, मतलब क्लिस्टोगेमी है वो कोमेलिना में पाई जाती है। दीज रिड्यूसेस चांस ऑफ इनब्रीडिंग, तो ये इनब्रीडिंग की चांस है वो बढ़ाती है ना कि घटाती है? कोमेलिना जो प्लांट होता है उसके अंदर बंद फ्लावर में ही सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है, और वो इनब्रीडिंग के चांसेस बढ़ाती है ना कि कम करती है। तो इसमें असर्शन इज द ट्रू एंड द रीजन इज द नॉट ट्रू। तो इसमें ऑप्शन नंबर 9 के क्वेश्चन में सही होगा, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट हम 10 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। इन सम स्पीसीज ऑफ एस्टेरेसी एंड पोएसी सीड्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एस्टेरेसी और पोएसी 2 फैमिली होती हैं एंजियोस्पर्म्स की। एस्टेरेसी यानी सूरजमुखी कुल और पोएसी यानी गेहूं कुल यानी ग्रास फैमिली। फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसमें फर्टिलाइजेशन के बिना भी कई बार सीड बनता है जिसको हम एपोमिक्सिस बोलते हैं। एपोमिक्सिस इन प्लांट्स में पाया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। तो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन के बिना बनता है, वो पार्थेनोकार्पी कहलाता है। तो ये भी सही है। एस्टेरेसी और पोएसी के अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के भी सीड्स बनते हैं, तो वो होता है एपोमिक्सिस का एग्जाम्पल। और फ्रूट्स हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्टली बनते हैं, बिना सीड्स के ही, वो पार्थेनो, उसमें हार्मोन्स का रोल होता है। पार्थेनोकार्पी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है बनाना, जिसमें सीड्स नहीं पाए जाते हैं। वो एक हार्मोन डेवलपमेंट का फ्रूट, सीडलेस हार्मोन्स की वजह से सीडलेस फ्रूट बनाए जाते हैं। तो ये पार्थेनो का, तो इसमें दोनों ही करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, बट असर्शन का रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। बाइनरी फिशन यील्ड क्लोन्स, और रीजन दे रखा बाइनरी फिशन प्रोड्यूस्ड जेनेटिकली सिमिलर प्रोजेनीज। तो बाइनरी फिशन होता है वो प्रोटिस्ट, मोनेरियन प्रोटिस्ट, एल्गी आदि के अंदर, मतलब एक एसेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन की टाइप पाया जाता है। तो जिसमें जो भी प्लांट एनिमल होता है वो 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है बराबर, और वो क्लोन्स यानी वो जेनेटिकली सिमिलर ही होते हैं कि एक हिस्सा टूटने के बाद में दोनों हिस्से एक जैसे ही हो जाते हैं।
बाइनरी फिशन प्रोड्यूस जेनेटिकली सिमिलर प्रोजेनीज, क्लोन होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर प्रोजेनीज होते हैं, यानी बाइनरी फिशन के द्वारा जो दो प्रोजेनी बनती हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होती हैं। तो बोथ असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट एंड द ऑप्शन नंबर करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो 11 के क्वेश्चन में असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। आइकोर्निया इज टेरर ऑफ बंगाल, इट डिप्लीट्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर बॉडी विच कॉजेज फिश मोर्टेलिटी। आइकोर्निया यानी वाटर हाइंथिस होती है, वो बंगाल के टेरर के रूप में जानी जाती है, और ये पानी जो भी ये जहाँ पे उगती है वहाँ से ये ऑक्सीजन पानी से खींच लेती है, जो कि फिश मोर्टेलिटी का कारण बनता है। तो आइकोर्निया वो बंगाल का टेरर कहलाती है, क्योंकि वहाँ पे जो भी मतलब प्लांट, जो भी पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा, इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे पूरे पानी की बॉडी को कवर कर लेती हैं, और वहाँ से ये पानी से ऑक्सीजन को खींच लेती हैं सारी को, और वहाँ पे ये मछलियाँ मर जाती हैं, और प्लांट्स भी उधर प्लांट्स वाटर प्लांट्स होते हैं वो मर जाते हैं। तो इसीलिए इसको बंगाल का टेरर बोला जाता है। ये पूरी की पूरी नदी और झीलों को कवर कर लेती है ये, और फिर इसको बंगाल का टेरर इसीलिए बोला जाता है। वहाँ पे मतलब आसपास की जो भी प्लांट्स पानी में उगते हैं वो भी मर जाते हैं, और वहाँ पे मछलियाँ भी मर जाती हैं। तो बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो 12 नंबर का क्वेश्चन है, उसके अंदर ऑप्शन ए सही होगा बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। एल्गी एंड फंजाई रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली ओनली, एल्गी एंड फंजाई लैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एल्गी और फंजाई हैं वो एसेक्सुअली नहीं बनती, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया भी उनके अंदर एल्गी और फंजाई में पाए जाते हैं, और ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं पाया जाता इनमें, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव और सेक्सुअल तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं इनमें। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्गी और फंजाई में सेक्सुअली और एसेक्सुअली टाइप दोनों टाइप से रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। आइसोगेमी अकर्स इन मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, आइसोगेमेट्स आर मोर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। तो आइसोगेमी किस में पाई जाती है? मोस्ट ऑफ एल्गीज के अंदर पाई जाती है। तो एल्गी के अंदर क्या होते हैं कि उनके अंदर जो गैमेट्स बनते हैं वो स्ट्रक्चर में और शेप में सभी में एक जैसे ही होते हैं, और उनमें हम ये नहीं पहचान पाते हैं कि विच इज़ द फीमेल एंड विच इज़ द मेल गेमेट, विच इज़ द फीमेल गेमेट। तो हम वहाँ पे हम इनको आइसोगेमी बोलते हैं, जैसे एक जैसे ही गैमेट्स पाए जाते हैं वहाँ पे आइसोगेमी। और आइसोगेमी है वो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती है, वो ओनली एल्गीज में पाई जाती है, एल्गीज एंड मोस्ट प्रोटिस्ट में भी पाई जाती है। आइसोगेमेट्स आर मोर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, आइसोगेमेट है वो मोर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट नहीं होते, वो सिमिलर होते हैं। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट। आइसोगेमी इसीलिए बोलते हैं कि वो शेप और साइज दोनों में ही बराबर होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में एनिसोगेमी प्रेजेंट होता है, उसमें स्ट्रक्चर और शेप दोनों में डिफरेंस पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। एल्गी फिशेज एंड एम्फीबियंस शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर, जिसमें असर्शन दे रखा है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एन एंथर इज टेपिटम, टेपिटम इज
न्यूट्रिटिव विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द मेगास्पोर। तो इसमें असर्शन में दे रखा है कि एंथर की जो इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे अंदरूनी जो लेयर होती है वो टेपिटम होती है। तो दिस इज असर्शन इज द करेक्ट। और रीजन दे रखा है टेपिटम इज न्यूट्रिटिव विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द मेगास्पोर। तो एंथर की 4 लेयर्स होती हैं, जो बाहर वाली एपिडर्मिस, उसके बाद में एंडोथीसियम होती है, उसके बाद में मिडल लेयर होती है, उसके बाद में टेपिटम है वो इनर मोस्ट लेयर होती है। तो टेपिटम होती है वो न्यूट्रिटिव होती है नेचर में, और वो जो मैच्योरिंग जो डेवलपिंग मेगा माइक्रोस्पोर होते हैं उनको वो न्यूट्रिशन देती है। तो इसमें मेगा स्पोर को नहीं देती, वो माइक्रोस्पोर को देती है। तो 16 नंबर के क्वेश्चन में रीजन है वो गलत दे रखा, क्योंकि टेपिटम है वो माइक्रोस्पोर को नरिशमेंट करती है, ना कि मेगा स्पोर को। मेगा स्पोर है वो फीमेल गेमिटोफाइट होता है। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन नंबर सी सही होगा, असर्शन इज द करेक्ट एंड द रीजन इज द फॉल्स। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। असर्शन इसमें दे रखा है द टेपिटल सेल्स आर यूजुअली हैप्लॉइड। टेपिटल सेल लेक्स साइटोप्लाज्म। तो असर्शन में दे रखा है कि टेपिटल की जो सेल्स होती हैं, टेपिटम वाली सेल्स, वो हैप्लॉइड होती है। तो इसमें असर्शन गलत दे रखा है, ये फॉल्स असर्शन है। जो टेपिटल सेल्स होती हैं वो हैप्लॉइड नहीं होती, वो पॉलीप्लॉइड होती है। उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस एक सेल में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो नेचर में न्यूट्रिटिव होती है। और इसमें रीजन दे रखा टेपिटल सेल लेक साइटोप्लाज्म। तो इसमें साइटोप्लाज्म वो थोड़ा नहीं होता, उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, यानी ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, क्योंकि वो नेचर में न्यूट्रिटिव होती है और डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन देती है, इसलिए इसका साइटोप्लाज्म वो डेंस होता है। तो 17 नंबर वाले क्वेश्चन में असर्शन और रीजन बोथ आर इनकरेक्ट एंड द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। अगेमोस्पर्मी is the formation of seed without involving meiosis and fertilization. रीजन दे रखा है इट इज कॉमन इन ग्रास एंड सनफ्लावर फैमिली। तो इसमें अगेमोस्पर्मी क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है, जिसमें एपोमिक्टिक सीड से बनते हैं। जो भी प्लांट होते हैं वो एपोमिक्टिक सीड से बनते हैं, कि जो पहले से जो बीज हैं, वो जो बीज बिना फर्टिलाइजेशन के बने हैं उनसे सीधे ही प्लांट बन जाते हैं। तो ये एक अगेमोस्पर्मी प्लांट होते हैं, जो मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है। इट इज कॉमन इन ग्रासेज एंड सनफ्लावर फैमिली। ये ग्रासेज और सनफ्लावर जो फैमिली होती है उनमें ये कॉमन होता है। तो इसमें असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। इसमें रीजन है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। हाइड्रोफिली इज रेयर इन एक्वेटिक प्लांट्स। हाइड्रोफाइट्स mainly involve एंटिमोफिली एंड एनीमोफिली। तो हाइड्रोफिली रेयर इन एक्वेटिक प्लांट्स। हाइड्रोफिली क्या होती है कि जो पोलिनेशन का एक टाइप होता है, जो पानी के द्वारा पोलिनेशन होता है ना, वो एक हाइड्रोफिली पाई जाती है। तो पानी के द्वारा जो पोलिनेशन होता है वो एक्वेटिक प्लांट्स में बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसके लिए एक कैरेक्टरिस्टिक चाहिए कि मतलब पोलन है वो म्यूसेलिजिनस सीथ होती है, श्लेष्मिक आवरण होता है पोलन के बाहर, वो प्रेजेंट होना चाहिए। और मोस्टली क्या है कि प्लांट्स होते हैं वो पानी के मतलब जड़ें ही ज़्यादा अंदर रहती हैं और प्लांट्स ज़्यादा उसके फ्लावर्स बाहर ही आते हैं। तो ये हाइड्रोफिली है वो वेलिसिनेरिया, हाइड्रीला और उसमें जूस्टेरा में पाई जाती है। जूस्टेरा में फीते के जैसे लंबे लंबे पोलन्स पाए जाते हैं।
जो तैर के पानी में दूसरे प्लांट्स तक जाते हैं। तो हाइड्रोफाइट यानी जो पानी में उगने वाले प्लांट होते हैं उनमें एंटीमोफिली और एनिमोफिली ज़्यादा, कीट परागण और वायु परागण ज़्यादा पाया जाता है उनमें, क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं वो पानी से बाहर होते हैं और वो उनके ऊपर इंसेक्ट्स भी बैठते हैं और हवा से भी वो उड़ के एक दूसरे प्लांट के ऊपर चले जाते हैं और उसमें पोलिनेशन होता है। तो इसमें जो असर्शन दे रखा है वो भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, और असर्शन का जो रीजन का एक्सप्लेनेशन दे रखा है वो भी करेक्ट दे रखा है, क्योंकि इसके अंदर एंटेमोफिली और एनोमोफिली ज़्यादा पोलिनेशन का रीजन होता है हाइड्रोफिली की बजाय, इसलिए हाइड्रोफिली रेयर होता है एक्वेटिक प्लांट्स में। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड। Self incompatibility is under the control of multiple alleles. सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है कि जो हर्मेफ्रोडाइट जो भी मतलब एनिमल या प्लांट होते हैं उनके अंदर ये मतलब सेल्फ पोलिनेशन का एक वो कंडीशन होता है सिनगेमी का। तो जो भी साथ साथ में एंथर और जो गाइनोसियम है वो साथ साथ में मैच्योर होते हैं, तो इनमें सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है, और ये जीन जो कंट्रोल करती हैं तो इसको मल्टीपल एलील्स के द्वारा कंट्रोल होता है, इसको एक से ज़्यादा जीन कंट्रोल करती हैं, तो ये इसका रीज़न होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है वो जीन के द्वारा ही कंट्रोल होती है, और इसको कंट्रोल करने के लिए एक अकेली जीन नहीं होती, एक से ज़्यादा जीन रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर होगा ए सही। असर्शन और रीजन दो बोथ आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। थैंक यू फ्रेंड्स। आज की क्लास में 20 क्वेश्चन असर्शन और रीजन वाले हम लोगों ने सोल्व किए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस क्लासेस में ज़रूर करवाऊंगी। थैंक यू।